हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सितंबर विजन आईएएस का करंट अफेयर पार्ट 1 और इसमें हम इकोनॉमिक्स तक का पोर्शन कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले जो सेक्शन है वो पॉलिटी का है। फर्स्ट न्यूज़ है कि जो रिजर्वेशन मिला है वुमेन्स को 1/3 इन लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड दिल्ली में थ्रू द 106th अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, इससे पहले हम ये एक्ट पढ़ लेते हैं। इससे पहले के अमेंडमेंट एक्ट 100 अमेंडमेंट एक्ट था, एक इस्टेब्लिश किया गया था एक्सचेंज ऑफ सम टेरिटरीज बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया। 101 जो अमेंडमेंट एक्ट था वो जीएसटी को लेके था। 102nd था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए। एंड मतलब इस्टेब्लिश तो हो गया था बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाना था और उसमें कुछ अमेंडमेंट करने थे एनसीबीसी में। 103rd अमेंडमेंट था ईडब्ल्यूएस को लेके एंड 104th था सीज्ड रिजर्वेशन ऑफ सीज फॉर एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरीके से यहाँ पे ये 105th अमेंडमेंट एक्ट है। ये है रिवाइव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई स्टेट टू आइडेंटिफाई सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। एंड 106th अमेंडमेंट एक्ट है इस जो हम पढ़ेंगे अब। इसमें कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा एंड सीट्स ऑफ वीमेन। आर्टिकल 330A is about 1/3 seats for women in House of People, that is in Lok Sabha. Article 332A is लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए एवरी स्टेट में। आर्टिकल 334A provision of this act shall come into effect after delimitation after the census taken after commencement of list. सनसेट क्लॉज क्या है इसमें? ये देखिए 15 years का है। प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आफ्टर वीमेन शॉल cease to have effect after expiration of 15 years and reservation of for women extended by parliament by law. नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए है। साइमल्टेनियस इलेक्शन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। मेंस में ऑलरेडी इसका क्वेश्चन आ चुका है एक। इट एम्स टू सिंक्रोनाइज लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, municipalities, panchayat elections such that voters in a particular constituency vote on same day. But it doesn't mean that voting across country for all elections need to happen on single day. It can be conducted in phased manner. पर्सनालिटी राइट्स न्यूज़ में है। ये राइट्स क्या होते हैं? राइट्स ऑफ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज हर पर्सनालिटी अंडर राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। और एज वी नो कि राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर है? अंडर आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट। इट इंक्लूड पर्सनालिटी राइट इंक्लूड नेम, वॉइस, सिग्नेचर, images or any other feature easily identified as marker of personality. ट्रेस कहाँ से किया गया है? देखिए, राइट टू पब्लिसिटी जो है, जैसे कि ट्रेडमार्क्स एक्ट है 1999 का, कॉपीराइट एक्ट है 1957, राइट टू प्राइवेसी से किया गया है ये, जैसे कि आर्टिकल 21। और ये किस में दिया गया था राइट टू प्राइवेसी? आर्टिकल 21 अंडर जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस। Although no explicit international convention but can be derived from these conventions। ठीक है, कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इसके लिए अलग से बनाया गया हो इंटरनेशनल कन्वेंशन, बट इट कैन बी derived फ्रॉम द रोम कन्वेंशन 1961 which protect performers right, phonograms, producer rights and broadcasting rights. TRIPS agreement 1994 rights of phonograms producers, live performers and broadcast rights. WIPO Performance and Phonograms Treaty protects rights of performers and phonogram producers, particularly in digital environment. सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की न्यूज़ है अगली। अच्छा, आर्टिकल 98 क्या कहता है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शॉल हैव
सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ, एंड यही प्रोविजन आर्टिकल 187 के लिए है फॉर किसके लिए? स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए। आर्टिकल 98 में ये भी है कि कंडीशन सर्विस ऑफ स्टाफ रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एंड इट अलाउज क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउस। अच्छा, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल कब आया था? 1952 में बना था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा सेक्रेटरीट कहा गया और हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहा गया 1954 में। गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर सेक्रेटरीट बाय द स्पीकर, दैट इज लोकसभा, एंड चेयरमैन राज्यसभा। ठीक है, किसके द्वारा गाइडेंस एंड कंट्रोल होगा सेक्रेटरीट का? स्पीकर के द्वारा लोकसभा में और चेयरमैन के द्वारा राज्यसभा में। और चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट। सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ हाउस होल्ड रैंक इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट न्यूज़ है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी से रिलेटेड है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अंडर आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड इफ मेंबर हैज़ टू वेकेट सीट, और इसकी अपील भी कर सकते हैं हम कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज की बात करें तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन है वो है 102 एमपीज के लिए और 191 फॉर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। हाउस ऑफ पीपल सेक्रेटरीट जो है वो अभी पार्लियामेंट सेक्रेटरीट ही रहेगा, लेकिन जो काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरी है वो नया बना है फॉर राज्यसभा के लिए। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल पता ही है हमें, तो हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। पैनल ऑन वाइस चेयरपर्सन कंस्टिट्यूट किया गया है ऑल वीमेन बाय द राज्यसभा। चेयरमैन इसमें इसकी क्या वो है, ये देख लीजिए कि चेयरमैन जो होता है वो नॉमिनेट्स होता है अमंग द मेंबर्स, दैट इज राज्यसभा के उसमें से ही होगा, मेंबर्स में से। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर हाउस इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन and the deputy chairman, but it cannot preside over house when seat of chairman और deputy chairman is vacant। ठीक है, जब vacant है तो कोई नहीं कर सकता प्रिसाइड, लेकिन अगर एबसेंट है किसी भी रीजन की वजह से तो प्रिसाइड कर सकता है। प्रिजन्स एंड पर्सन डिटेन्ड किस लिस्ट में आता है? हमारे स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो एज वी नो कि G20 अभी इंडिया ने चेयर किया था और ये 18th था। अभी जो 19th होगा वो कहाँ पे होगा नेक्स्ट ईयर? इन ब्राज़ील। ये ध्यान से देखिएगा। अच्छा, G20 कब हुआ था फाउंड? 1999 में, आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। इट हेल्ड एनुअली अंडर लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसीज एंड इट हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरी और स्टाफ। तो कितनी कंट्रीज हैं G20 में? 19 प्लस यूरोपियन यूनियन है एक। और अभी रिसेंटली की न्यूज़ ये है कि जो अब G20 जो है वो G21 हो गया है और अफ्रीकन यूनियन ने उसका पार्ट बन गया है। अफ्रीकन यूनियन में क्या है? 55 मेंबर्स हैं और अफ्रीकन यूनियन फाउंड हुआ था 26 मई 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा इन इथोपिया में। एंड इट इज़ द सेकेंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ G20। और फर्स्ट कौन सी है? यूरोपियन यूनियन। ये कुछ G20 से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, जैसे कि वन फ्यूचर अलायंस किया गया है। इट इज़ अ वॉलेंट्री इनिशिएटिव फॉर सपोर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लो एंड मिडल कंट्रीज। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये कहाँ से है? ग्रीस से गुजर रहा है, इसराइल है, हाइफा है जो सिटी है इसराइल की, बहुत न्यूज़ में रहती है। अल हदीदा सऊदी से, रियाद सऊदी एंड हराद। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ लॉन्च बाय इंडिया प्लस लीडर्स ऑफ सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड मॉरिशस एंड यूएई। एंड इट मेंबर्स इंक्लूड कौन? G20 भी मेंबर्स हो सकते हैं इसके, नॉन G20 भी हो सकते हैं और इनवाइटेड कंट्रीज भी हो सकती है।
ये एक टर्म है वासुदेव कौटुंबकम, बहुत न्यूज़ में है आजकल, क्योंकि ये जो उसका G20 का हमारा थीम था, वन अर्थ वन फैमिली वन नेचर, और ये कहाँ से लिया गया है, महा उपनिषद से लिया गया है, और हितोपदेश से भी लिया गया है, जो कि नारायण पंडित ने लिखा था। एक ये ऐसे ही है, मीन्स के लिए देख लीजिएगा, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था। यात्रा विश्वम भावती एका निदम, दैट इज इट्स मीन इज वर्ड इज अ नेस्ट। ब्रांट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है ग्लोबल साउथ को ग्लोबल नॉर्थ से, ठीक है, ग्लोबल साउथ को ग्लोबल नॉर्थ से, इस तरीके से है ये, इस तरीके से। G77 कब हुआ था? 1964 में स्टैब्लिश हुआ था, एंड इट प्रमोट साउथ टू साउथ कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट एंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन। एशियन अभी 20th एशियन इंडियन समिट हुआ है, और 18th ईस्ट एशिया समिट हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। कब हुआ था फॉर्मेशन एशियन का? 1967 में, अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। और एशियन में 10 कंट्रीज हैं, CIPL, MTV, MSB, ये इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म है। और देख लीजिएगा इसका पूर्व कंट्रीज के, जैसे कि कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपीन, लाओस, मालदीव्स, थाईलैंड, वियतनाम, इस तरीके की कंट्रीज का नाम है। अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है US, UAE, इजराइल के बीच में। ITU I2U2 में कंट्रीज हैं इजराइल, इंडिया, US, UAE, एंड क्वाड की कंट्रीज हैं US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US। I2U2 को मिनी क्वाड भी कहते हैं या कुछ और भी बोलते हैं, देख लीजिएगा आप। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, OILM, इंडिया OILM सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी बन गई है। OILM is certificate is a system for issuing, registering, and using organization of legal metrology certificate and their associated test और instrument, जैसे कि थर्मोमीटर एक्सेट्रा। अच्छा, ये स्कीम्स बहुत न्यूज़ में हैं आजकल, जैसे कि महर्षि स्कीम पूछ लेंगे कि किससे रिलेटेड है, तो ये मिलेट से रिलेटेड है। और मिलेट एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मिलेट से रिलेटेड ही, तो आप उसका आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UN कमिटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, UN सिट्रल, इंडिया ने होस्ट किया है कॉन्फ्रेंस, 1966 में हुआ था ये। इस्टेब्लिश सब्सिडियरी बॉडी है ऑफ जनरल असेंबली ऑफ UN with mandate for further harmonization and unification of international trade law, and it is not part of WTO, World Trade Organization. एक न्यूज़ में है ये L69 ग्रुपिंग, इंडिया एक लीडिंग कंट्री है इसमें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिज़ायर टू अचीव कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड स्टैंडर्ड मल्टीलेटरलिज्म। इसमें इंडिया पार्ट है, एंड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया एंड पैसिफिक भी पार्ट है। 5 आई अलायंस न्यूज़ में है, इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है ये, एक तरीके से अरेंजमेंट नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पे एग्रीमेंट होगा, आप देख लीजिएगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है बिटवीन द US, UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। 5 आई में कौन सी कंट्रीज हैं, ये नेम होगा इनके। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा सिक्योरिटी से है। तो फर्स्ट न्यूज़ इसमें है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, और ये न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, तो आप पढ़ लीजिएगा इसमें। एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड scheme, and it developed essential infrastructure and creation of livelihood opportunities in certain districts and border blocks of 4 states। कौन सी 4 states और 1 UT? अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख।
साकेतकर कमिटी न्यूज़ में है, इट इज़ रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू रिकमेंड मेजर टू एनहेंस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रिबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर। बेसिकली किससे रिलेटेड है ये? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट न्यूज़ में है, कब हुआ था ये? 1958 में। ईयर्स याद रखेंगे हम, एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक्सटेंड कर दिया है इसे पार्ट ऑफ कहाँ? नागालैंड और अरुणाचल। देखिए अगर ये इसके बाद की कोई और न्यूज़ नहीं आती है इसकी एग्ज़ाम तक, तब तो यही इम्पोर्टेंट है, लेकिन और कोई और न्यूज़ आ गई कि इस पार्ट में एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से खासकर पीसीएस रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली सितंबर में या अगस्त में या जुलाई में, मंथ भी देके पूछ लेते हैं, कौन से एरियाज में ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक्सटेंड हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कौन करेगा? या तो गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी और सेंटर। एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है? इन 4 स्टेट में है, असम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुए इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल 2005 में। इसमें इन्होंने कहा है कि पर्सन हैविंग ओनरशिप ऑफ मोर देन 10%, जो कि अर्लियर क्या था? 15% था, ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप कंसिडर्ड एज बेनिफिशियल ओनर। ओनली एन ऑफिसर एट मैनेजमेंट लेवल अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एनफोर्सेस कौन सा? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये हम कर चुके हैं जुलाई या अगस्त में, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ईडी का पार हमने जुलाई करंट अफेयर में किया था। ठीक है, क्या रहता है पूरा? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर is it arrest warrant issued for involvement in economic offenses involving at least कितना? 100 करोड़। ऐसे इट इज पूछ लिया जाता है कितना करोड़? 100 करोड़ एंड लेफ्ट इंडिया टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इसमें जो अपेक्स एजेंसी है टू इम्प्लीमेंट इट कौन है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी है। अच्छा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 आया था, और इसकी अपील कहाँ कर सकते हैं इसके ऑर्डर के अगेंस्ट? हाई कोर्ट में, और जो कि इस्टेब्लिश हुआ था अंडर पीएमएलए 2002। टीटीपीज टैक्टिक टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, ये एक बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क है। डेवलप किसने किया है? आईआईटी कानपुर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक टर्म यू बहुत न्यूज़ में है, स्मिशिंग। इट इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक यूजेस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉइट ह्यूमन एरर and it uses fake mobile text messages to trick people, download malware, share sensitive info, sending money। स्मिशिंग क्या है? कॉम्बिनेशन है एसएमएस और फिशिंग का। और फिशिंग क्या है? एक ब्रॉड टर्म है साइबर अटैकर टू ट्रैक विक्टिम। ठीक है, जैसे एसएमएस आएंगे लोगों को कि ये करेंगे तो आपको इतनी लॉटरी लगेगी, या कोई सेंसिटिव इन्फो मांग लेते हैं बैंक की उसकी कि आपने बैंक ने मांगा है ओटीपी, और फिर आपका लॉस हो जाता है, उसमें आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। टर्म है स्पैमोफ्लेज। इट इज़ अ ऑनलाइन चाइनीज़ ऑपरेशन जिसमें उन्होंने क्या किया था? चाइना की तारीफ की थी और क्रिटिसाइज़ किया था यूएसए को। इस तरीके से डॉपल गैंगर या जैंगर जो भी है, ये एक इनिशिएटिव भी कब किया गया था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? रशिया के द्वारा। ये कुछ डिफरेंस टाइप्स ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैं। बाय बाय ये इंडियन, बाय एंड मेक इंडियन, बाय ग्लोबल, ये देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है वैसे। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन आईएफसी आईओआर इन 2018 गुरुग्राम में हुआ था इस्टेब्लिश टू इनहेंस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन वेसल्स ऑफ इंटरेस्ट। और रीजन क्या कवर करेगा? ये इंडियन ओशन रीजन प्लस एडजॉइनिंग सीज। ये देखिए, ये इनमें से ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ऐसे टाइप में, कोई भी एग्जाम ले लें आप।
जैसे पिरले बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये सरफेस टू सरफेस है। अब इसमें क्या करेंगे कि वो कुछ भी कर देंगे, एयर टू एयर कर देंगे, सरफेस टू एयर कर देंगे, एयर टू सरफेस, मतलब कुछ भी कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज़ अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और इसमें डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं वो, नेम चेंज इसरो ने किया है, किसने किया है, बट इसने डीआरडीओ ने किया है। रेंज 150 टू 500 किलोमीटर। Unlike intercontinental ballistic missile that exists the Earth atmosphere, short-range ballistic missile stay with it. It has low trajectory and can maneuver in flight. Mahendragiri Y12654, seventh और लास्ट स्टील फ्रैगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। और कहाँ पे महेंद्रगिरी क्या है? एक पीक है ईस्टर्न घाट उड़ीसा में। अभी रिसेंटली ऑपरेशन पोलो की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इट इज़ इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था टू इंटीग्रेट प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इन सितंबर 13 1948। न्योमा एयरफील्ड कहाँ पे? ईस्टर्न लद्दाख में हुआ है। एक्सरसाइज देख लीजिए, वरुणा इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, नेवी एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स एनुअली होती है, नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया एंड सिंगापुर के दो बीच में। अब हम करेंगे इकोनॉमी स्टार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो G20 से रिलेटेड है। G20 टेक स्प्रिंट 2023, ये एक इनिशिएटिव है आरबीआई एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का, बीआईएस इनोवेशन हब का। बेसिकली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से रिलेटेड है। और इसमें हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के। जैसे कि इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर involves sender providing their bank with instructions to send money to recipient in another country. Digital wallet जैसे कि पेपल, गूगल पे, एप्पल पे, it is suitable for small transaction, international money orders, credit card transactions and cryptocurrencies. भीम यूपीआई कहाँ कहाँ एक्सेप्ट हो गया है? सिंगापुर, यूएई और मॉरिशियस, नेपाल एंड भूटान में। कॉर्पोरेट का अगर पूछ लिया जाए आपसे कि रिसेंटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हुए हैं, तो किससे रिलेटेड है? तो G20 और OECD प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इट इज़ एंडोर्स्ड एट G20 लीडर समिट इन न्यू दिल्ली। OECD की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1961 में स्टैब्लिश हुई थी। Its objective is to shape policy that foster prosperity, equality, opportunity and well-being for all. And its member कितने हैं? 38 है। और इंडिया मेंबर नहीं है, बट इंडिया जो है वो की पार्टनर है। G20 डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली हुआ है रिसेंटली फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। ठीक है। प्रेजेंट एक्सचेंज ट्रांसफर सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। देखिए कितना आ रहा है ये, आप प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार कि क्या क्या पास है, क्या क्या है। और ईयर तो भाई बहुत ध्यान से देखना है, और कौन करता है, इम्प्लीमेंट करता है इसको, अच्छे से देखिएगा। इनिशिएटिव्स फॉर एमएसएमई, एक तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल हुआ है टू रजिस्टर एमएसएमईज बिजनेसेस एंड एक्सेस वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स फाइनेंशियल सपोर्ट। एमएसएमई संपर्क कनेक्ट जॉब सीकर्स विद रिक्रूटर इन एमएसएमई सेक्टर। चैंपियन पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, बट हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं पूछा जाएगा, दोबारा से कुछ भी हो सकता है। चैंपियन पोर्टल हो गया आपका। और रिसेंटली एजुकेशन के लिए परख पोर्टल हो गया। और अभी ईएमआरएस हॉस्टल वर्डल में आया था प्रबंध पोर्टल, शायद प्रबंध ही आया था, हाँ, जो कि समग्र शिक्षा से रिलेटेड था। तो ये पोर्टल जो होते हैं वो ध्यान से देखने हैं हमें। अच्छा, चैंपियंस पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ स्कीम।
and it's used to promote use of modern technology in MSMEs. National Policy on Electronics 2019, इसमें क्या है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस includes smartphone, laptop, tablet and producing 1 billion mobile handset by 2025 टारगेट है इसका। प्रोग्राम फॉर डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान aims to digitally literate 60 million people। डिजिटली के बाद यहाँ पे लिटरेट होगा 60 million people from 14 to 60 years from rural areas by training them to operate computer और डिजिटल एक्सेस डिवाइसेस जैसे टैबलेट्स स्मार्टफोन्स ईमेल वगैरह भेजना ये सब। डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम क्या है कि एम्प्लॉयमेंट देना है 1 करोड़ स्टूडेंट को इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। रिसेंटली फूड इन्फ्लेशन बहुत हो गया था इंडिया में, टमाटर के दाम बहुत बढ़ गए थे, फिर प्याज के बहुत बढ़ गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूपीएससी में एज इट इज पूछ लिया जाता है, कभी कभी हमें लगता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन है ऐसे थोड़ी आएगा, लेकिन नहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें क्या है फूड एंड बेवरेजेस 46% है, फिर मिसैलेनियस है, फिर हाउसिंग 10% है, फ्यूल एंड लाइट। मिसैलेनियस मतलब मिसैलेनियस प्रोडक्ट्स होंगे उसमें कुछ। रिसेंट जो व्हीट इन्फ्लेशन हुआ था, वैसे तो बहुत चीज़ों में हुआ था, दालों में भी हो गया था। ठीक है। Due to the domestic factors, heat waves and unseasonal rains and internationally रशिया-यूक्रेन वॉर, यूक्रेन में जो ब्लैक ग्रेन डील जो बढ़ी गई थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड इन्फ्लेमेशन इन लॉन्ग टर्म आर मॉनसून वेरिएबिलिटी या फिर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज, फूड जैसे फूड एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस, government policies that is MSPs, minimum support price, infrastructure availability, shortage and distribution, exchange rate fluctuation affect agri trade and thus agri price, outbreaks of pests and disease affect crop yield। गवर्नमेंट की मेजर्स क्या रहते हैं टू मैनेज फूड इन्फॉर्मेशन आर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट बैन कर देना या एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज और डिक्रीज कर देना, स्टॉक लिमिट्स, बफर स्टॉक्स, फूड सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स, सपोर्ट प्रोवाइडेड थ्रू सब्सिडीज, इनकम सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी एंड सप्लाई साइड मेजर्स। डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के माने तो 40% फार्म मैकेनाइजेशन हुआ है इंडिया में, हो रहा है, लेकिन यूएस में कितना है 95 है और ब्राज़ील में 75%। रिसेंटली फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की सेलिब्रेट हुई। ये कब हुआ था? लॉन्च सितंबर 2022 में। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन एंड अलाइड सर्विस। ये देख लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 38 है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। टारगेट्स क्या है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज का? इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया टू ग्लोबल मार्च बाय 2030, improve the logistic performance index ranking top 25 by 2030 and create data driven decision support mechanism for an logistic ecosystem। Inland Waterways Authority of India IWAI, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा किया जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन 1986 में हुई थी, अदर एक्ट इन 1985 में इस्टेब्लिश। इम्पोर्टेंस क्या है इनलैंड वाटर्स ट्रांसपोर्ट की? कॉस्ट सेविंग है एक तो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लीस्ट फ्यूल कंजप्शन होता है पर टन, CO2 एमिशन 50% होता है ट्रक्स का, एंड सेफ मोड फॉर हजार्डस एंड ओवर डायमेंशनल कार्गो। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर नॉर्थ ईस्ट, पुअर कनेक्टिविटी ऑफ रोड, जैसे ये म्यांमार वगैरह में हो गया और हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो गया।
ये कुछ नेशनल वाटरवे, सिक्स 6 नेशनल वाटरवेज है हमारे इंडिया में अभी। जैसे वन है वो गंगा है, टू ब्रह्मपुत्र पे है, नेशनल वाटर, थ्री इज वेस्ट कोस्ट कनाल, चंपाकरा एंड उद्योग मंडल कोस्ट। नेशनल वाटर फोर है कृष्णा नदी पे। ये देख लीजिएगा कौन सी नदी पे कौन सा है। अच्छा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या था ये देखिए, ये पढ़ लीजिएगा अभी। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्यूज एमपी गंगा विलास वाराणसी से हुआ है ये। और ये कितना, 5 स्टेट्स में जाएगा, कवर करेगा, प्लस बांग्लादेश को भी करेगा। 3200 किलोमीटर कवर करेगा टोटल, 27 रिवर सिस्टम्स को कवर करेगा। कितना मीटर लॉन्ग है? 62 मीटर लॉन्ग है। और देखिए वाराणसी में जाएगा, पटना में जाएगा, फिर साहिबगंज झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल कोलकाता, फिर ढाका, फिर गुवाहाटी। तो देख लीजिएगा कितने दिनों में करेगा ये। आई थिंक 51 डेज में करेगा, 51 डेज में करेगा ये। 51, ठीक है, 51 डेज में। जो भी है पढ़ लीजिएगा, हो नहीं रहा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल ऑन विश्वकर्मा जयंती। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जब होती है तो उसका क्या क्या होता है, 100% सेंटर देता है उसका। और अगर कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो मतलब एक स्पॉन्सर करना, कुछ पार्ट वो स्पॉन्सर कर देता है। ठीक है। फिजिकल ईयर 2023 से लेकर कितने इतने कहाँ तक होगी, 27-28 तक होगी। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इम्प्लीमेंट करने के लिए? एमएसएमई। और स्कीम ज्वाइंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसडीई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एलिजिबल कौन होगा? कम से कम 18 साल तो होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर के लोग। इन्वॉल्व इन वन ऑफ 18 रिकॉग्नाइज फैमिली, जैसे कि कारपेंटर हो गया, बोर्ड मेकर, लोहार, और मतलब इस तरीके से 18 जो रिकॉग्नाइज फैमिलीज, उनमें से ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली ही इसमें एलिजिबल हो सकता है। लैंडिंग इंस्टीट्यूट क्या रहेंगे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, एसएफबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। ऑफ बजट बोरोइंग, ओबीबी बोरोइंग, वो बोरोइंग्स होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं बजट में, इवन दो बजटरी रिसोर्सेज विल हैव टू यूज फॉर द repayment. OBB not part of calculation of fiscal indicator despite fiscal implications. OBB taken not by government indirectly. ये यहाँ पे directly होना चाहिए, indirectly, but by another public institution on its direction. Reasons for resorting to OBBs: a bypass fiscal deficit target under FRBM Act 2003, avoid borrowing limit under Article 293 of Constitution। क्या कहता है आर्टिकल 293? स्टेट्स टू टेक कंसेंट ऑफ सेंटर बिफोर रेजिंग एनी लोन इफ दे हैव एनी आउटस्टैंडिंग लोन टू सेंटर और लोन्स वेयर सेंटर इज गारंटर। बेस कौन से होते हैं? नेशनल सेविंग स्कीम्स, गवर्नमेंट फुल्ली सर्विस बॉन्ड्स, डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट और बोरिंग एक्सेट्रा। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? ठीक है, ये आया एग्जाम के पर्पज से। इम्प्लीकेशंस होंगे अगर हाई हो जाएगा ये तो एक हिडन लाइबिलिटी है। इट लेड टू द डेब्ट ट्रैप फॉर गवर्नमेंट, एडवर्सली अफेक्ट इट्स अकाउंटेबिलिटी। रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो डिकेडल लो हो गई हैं, 5.1% इन फिजिकल ईयर 23 में। आरबीआई ने डाटा दिया है। मे बी इसका एक रीज़न हो सकता है कि कोविड रिलेटेड इश्यूज थे, और अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फाइनेंशियल सेविंग्स होती हैं वो कम हो गई होंगी। एसबीआई monetary policies has asymmetric transmission. Reasons for asymmetric transmission is high average cost of deposit and higher interest rate, high non-performing assets, higher cost of acquiring and services customers, non-interest operating expenses and procedural bottlenecks in recovery of dues, and large borrowing by government.
बेसल थर्ड कैपिटल फ्रेमवर्क, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है ये फॉर ऑल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड मेंटेन कितना करना है, 9% बाय अप्रैल 2024। बट ये टारगेट जो है वो जुलाई है 2024 फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक। मैंडेट एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एग्जिम बैंक हो गई, नाबार्ड, एन बी एफ आई डी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड सिडबी। ये जो क्वेश्चन है इसमें से ये यूपीएससी में आ चुका है ये। बेसल थर्ड नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स टू improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress and developed, ये क्वेश्चन आया था डेवलपमेंट और ये वाला कि सी आर डेवलप्ड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इन आफ्टरमैथ ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007। मेंटेन करना है, देखिए बेसल थर्ड नॉर्म के अंडर तो क्या है, कितना मेंटेन करना है, 8%। बट हमारे जो आरबीआई है वो बोलता है कितना करो, 9% करो। तो यही पे क्वेश्चन घुमा दिया था उन्होंने यूपीएससी में। लिक्विडिटी डेफिसिट न्यूज़ में है, ठीक है। लिक्विडिटी मींस मेजर ऑफ कैश एंड अदर एसेट बैंक्स अवेलेबल टू पे बिल एंड मीट शॉर्ट टर्म बिजनेसेस। आरबीआई करता है लिक्विडिटी डेफिसिट को कंट्रोल थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। रीजन बिहाइंड लिक्विडिटी डेफिसिट इज, एक तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है बैंक को कि कम से कम 10% एनडी टीएल तो रखे अपने पास टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड जीएसटी फॉर बाय बिजनेस, हैंस शिफ्ट ऑफ लिक्विडिटी अवे फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे लिक्विडिटी डेफिसिट की, राइज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जब राइज होगा तो फिर क्या होगा, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होगी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज। राइज इन रेट्स ऑफ ट्रेजरी बिल रिपर्चेज, ओवरनाइट कॉल मनी रेट्स। रिसेंटली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कंप्लीट कर लिए हैं 5 साल। 2018 में बनी थी ये, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, विद 100% इक्विटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रजिस्टर्ड होती है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ड्यूली लाइसेंस्ड बाय द आरबीआई टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ पेमेंट बैंक इन इंडिया। 3 अकाउंट ऑफर करती है, सफल, रेगुलर, सुगम, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट और सरल स्मॉल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश ऑन रिकमेंडेशन ऑफ होम, नचिकेत मोर कमिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैटर टू लोअर इनकम ग्रुप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है अप टू 1 लाख। मोबाइल पेमेंट, परचेज एंड अदर सर्विस। अब क्या नहीं करता है ये भी बहुत ध्यान से देखेंगे हम, क्या नहीं कर सकता है। कांट एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट्स, टर्म deposits, recurring deposits, any NRI deposits and can't advance loans on और इशू क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक तो क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का बहुत पूछ लिया जाता है, तो अब ये हम ध्यान से देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है। ग्रीशम लॉ रिसेंटली श्रीलंका में क्राइसिस में थी, इसलिए न्यूज़ में थी। स्टेट इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें कि बैड मनी ड्राइव आउट गुड। इसको मैं ऐसे आपको समझाती हूँ कि मान लिया कि मैंने किसी को नए नोट दिए, ठीक है, और उसके पास पुराने नोट रखे हुए हैं। तो वो हम मैं सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करूँगी कि जो वो नए नोट को पहले खर्च करे, लेकिन वो सामने वाला बंदा क्या करेगा कि वो नोट रख लेगा और बोलेगा नहीं मैं पहले पुराने नोट को खर्च करूँगा, उसके बाद नए नोट को करूँगा। तो उससे क्या होगा कि जो नए नोट जो मैं दे रही हूँ ना, पुराने नोट आ जाएंगे बैंक में, मतलब मार्केट में ज़्यादा, और नए नोट की शॉर्टेजेस होने लगेगी। यही एक जो है वो है इसका सिस्टम, कि जो बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, मतलब क्या किया, पुराने नोटों ने धक्का मार के नए नोटों को बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि लोगों ने संभाल के रखना स्टार्ट कर दिया कि वो कहेंगे नहीं हम पहले ना पुराने नोटों को खर्च करेंगे। यही है इसका मेन रूल। और ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है।
ये आप पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। इसमें बेसिकली यही है कि वहाँ पे उन्होंने एक एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं, हम इस एक्सचेंज रेट पे अपना पैसा नहीं देंगे, हम डॉलर नहीं देंगे जिसके पास डॉलर है। और इसी वजह से वो लोग ब्लैक मार्केट में जा रहे हैं, और जो डॉलर लोग हैं वो रख ले रहे हैं, खर्च खर्च नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो बैड मनी क्या कर रही है, ड्राइव्स आउट गुड। हो सकता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें, इस वाले टॉपिक पे, बट आप ये वाला देख लीजिएगा जो मैंने आपको पैसे वाला बताया ना, नोट एक्सचेंज वाला, वो सटीक बैठ रहा है। comes to play when exchange rate between two currency is fixed by government at certain ratio, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, that is different from market exchange rate. It caused undervalued currency to go out of circulation. Overvalued currency remain in circulation but not fined, and a bar buyers applied to paper currency plus commodity currencies. देख लीजिएगा ये अच्छे से। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन विच टू एंटिटीज एग्रीज टू स्वैप एक्सचेंज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेमेंट फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स। बेनिफिट क्या होते हैं, हेजिंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, रिडक्शन ऑफ क्रेडिट रिस्क, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डेब्ट पोर्टफोलियो बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेब्ट मार्केट where fixed income securities of various types and features are issued and traded included GSECs and bond। बेनिफिट क्या होता है एफिशिएंट डेब्ट मार्केट का, रिडक्शन इन बोरोइंग कॉस्ट, efficient mobilization and allocation of resources, provide greater funding avenues to public sector and public private sector projects। अभी रिसेंटली पीएलआई स्कीम लॉन्च हो गई है फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अप्रूव किया है स्टार्टअप गाइडलाइंस फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। अब ये ग्रेट जो है ना, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि किससे रिलेटेड है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने सर्वे किया है एमएसएमईज पे। तो उन्होंने बोला है कि जो उद्यम पोर्टल है ना एमएसएमईज का, उसमें माइक्रो जो रजिस्टर्ड है वो 96.2 है, और स्मॉल 3.4, और मीडियम जो है स्टार्टअप्स वो अभी कितने हैं, 0.4%। एमएसएमई, सॉरी नॉट स्टार्टअप, 27% एमएसएमई इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, और 73% सर्विसेज में। अभी देखिए इंडस्ट्रीज में माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज का क्राइटेरिया क्या है। माइक्रो में अगर इन्वेस्टमेंट है कम से कम 1 करोड़ और टर्नओवर आ रहा है 5 करोड़, तो उसे माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे। स्मॉल में अगर इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ का और एनुअल टर्नओवर है 50 करोड़ का, तो हम उसे स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे। और अगर मीडियम में इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ का और टर्नओवर आ रहा है एनुअली 50 करोड़ का, तो हम मीडियम बोलेंगे। इंडियन जो है रिसेंटली वो रनिंग आउट ऑफ फोस्फोरस। एक ये फोस्फोरस जो है वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एनर्जी ट्रांसफर एंड न्यूट्रिएंट मूवमेंट विद इन प्लांट, स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है फॉस्फोरस का, जो कि मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम कैडमियम लेडन डिपॉजिट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। फॉस्फेट रॉक प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली मेजरली टू स्टेट में, राजस्थान एंड एमपी में, और कुछ डिपॉजिट ललितपुर, मसूरी और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं फॉस्फोरस के, एग्रीकल्चरल रन ऑफ थ्रू सीवेज क्या जाएगा पानी में, और क्या किसका कर देगा फॉर्मेशन, टॉक्सिक एल्गल ब्लूम, और एल्गल ब्लूम हमें पता है क्या करता है कि वो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स लेके आता है मरीन स्पीसीज में, डेथ कर देता है उनकी। कैडमियम लेदन फर्टिलाइजर एक्युमुलेट हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स में और हार्ट डिजीज करते हैं, और इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस में। ways to reduce phosphorus toxicity is reduce use of chemical fertilizer through precision agriculture, adoption of low input ecological approaches, and mining urban sewage to produce phosphorus। एशियन प्रीमियम ऐसे फेवरेट टॉप वो रहते हैं टॉपिक यूपीएससी के, कि बोल देंगे एशियन प्रीमियम न्यूज़ में था किससे रिलेटेड था। तो ये दिस एक्स्ट्रा अमाउंट लीवेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज from Asian countries above actual selling price in comparison to Western countries।
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ऑयल का? वेनेजुएला, फिर सऊदी। Ministry of Coal policy initiative called rationalization of coal in linkage. It aimed to reduce resistance in transportation of coal from coal mines to consumers, thereby decrease transportation cost and increase efficiency in कोल बेस्ड पावर जनरेशन। तो ये था इकोनॉमिक तक का पार्ट। आगे का पार्ट हम सेकंड पार्ट में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा कहीं मैं डाउटफुल हूँ या कंफ्यूजन हो तो वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड पीडीएफ। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।